नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश या लाइट। तो लाइट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस टॉपिक में है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन अपना सेशन है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, जल्दी से सारे विद्यार्थी है वो लाइव आ जाइए। ठीक है, चलिए हम है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? दीजिए भी जवाब। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल, न्यूटन, हाइगेंस या फिर आइंस्टीन? दीजिए जवाब। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन ने। ठीक है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत है वो दिया था न्यूटन ने। और प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, आपको याद रखना है, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो दिया था हाइगेंस ने। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत है वो दिया था किसने? आइंस्टीन ने। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत है वो आइंस्टीन ने दिया था। और प्रकाश का विद्युत चुंबक सिद्धांत है वो दिया था किसने? वो दिया था मैक्सवेल ने। ठीक है, तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने, फोटोन सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, और विद्युत चुंबक सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? दीजिए भी जवाब। प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? आइंस्टीन, रोमर, न्यूटन या हाइगेंस? दीजिए जवाब। ठीक है, तो प्रकाश के वेग की जो गणना है वो किसने की थी? वो की थी रोमर ने। ठीक है, और निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सीधा एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और रेलवे ने एक बार सीधा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा है कि प्रकाश की है वो सर्वाधिक वेग किस में होता है? तो वो होता है निर्वात के अंदर। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? दीजिए भी जवाब। ठीक है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? दीजिए जवाब। ठीक है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो चंद्रमा होता है, मून होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और तारे जो होते हैं ना, तारे, ठीक है, तारे जो होते हैं वो खुद के प्रकाश से चमकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य भी खुद एक क्या है? ये एक तारा होता है। और चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश आता है, चंद्रमा से परावर्तित होता है और पृथ्वी तक पहुंचता है, तो उसमें कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.3 सेकेंड। ठीक है, कितना? 1.3 सेकेंड। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश से सभी रंगों से तथा अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है? यानी प्रकाश जो होता है वो सभी रंगों से मिलकर और बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दीजिए भी जवाब। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश है वो सभी रंगों से मिलकर बना होता है और छोटे कणों से मिलकर बना होता है? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने प्रकाश को बताया कि प्रकाश जो होता है वो श्वेत होता है। यानी क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को बताया, श्वेत प्रकाश बताया, जो सभी रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि बंकर में छिपे हुए जो सैनिक होते हैं वो जमीन पर चल रही गतिविधि को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? दीजिए भी जवाब। जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बंकर में छिपे सैनिक जो होते हैं वो जमीन पर चल रही गतिविधि के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? किस उपकरण का उपयोग करते हैं? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस्कोप। ठीक है, आपको याद रखना है, जमीन पर चल रही गतिविधि को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण नहीं है? बताइए भाई, समतल दर्पण से और बनने वाले प्रतिबिंब का कौन सा गुण नहीं है? देखिए अगला, पहला है वस्तु का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब आभासी सीधा और पार्श्व उल्टा बनता है। बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से समान होती है। या फिर पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की दूरी दुगनी होती है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा है वो गलत है?
ठीक है। तो आप कहोगे बिल्कुल प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है समतल दर्पण में। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और पार्श्व उल्टा बनता है। बिंब और प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से समान होती है, लेकिन पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होती है वो कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु की लंबाई से कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। दीजिए भाई, दर्पण जो होता है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस दूरी, मुख्य फोकस, आवर्धन या ध्रुव है? दीजिए जवाब। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव। आपको याद रखना है, ध्रुव को पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? पी से। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, दर्पण के ध्रुव को किससे व्यक्त किया जाता है? पी से व्यक्त किया जाता है। फोकस दूरी को जो है वो स्मॉल एफ से और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग करें बड़े क्षेत्र के वस्तु का प्रतिबिंब एक छोटे चित्र में बन जाता है? बताइए भाई, यानी बड़े भूभाग को छोटा करके देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दीजिए जवाब। बड़े भाग को छोटा करके देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या अवतल दर्पण? दीजिए जवाब, जल्दी से अपना जवाब है वो दीजिए आप। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इसी का उपयोग है वो पार्श्व दर्पण, यानी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है कि जो वाहनों का पार्श्व दर्पण होता है वो किससे बना होता है? तो वो भी किसका बना होता है? उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि ये बड़े भूभाग को छोटा करके दिखाता है, जिससे दूर आता हुआ वाहन भी है वो आसानी से दिख जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या समतल दर्पण? दीजिए जवाब। गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए आप। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, और भी आप याद रख लेना, यदि अपन बात करें तो नाई की दुकान में, किसके? नाई की दुकान में, या इसको बोलते हैं हजामत दर्पण। हजामत दर्पण जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो आप कहोगे सौर कुकर में, सौर कुकर जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे आप कहोगे नाभिकीय भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? वो भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद गुजरती है? दीजिए भी जवाब। ठीक है, अपन कहते हैं कि अवतल दर्पण है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, ये फोकस होती है और ये वक्रता केंद्र होती है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर यानी इसके समांतर यदि दर्पण से टकराता है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? दीजिए जवाब। तो सीधा सा नियम आपको याद रखना है कि परावर्तन के बाद ये गुजरेगा मुख्य फोकस से। ठीक है, अवतल दर्पण से यदि प्रतिबिंब निर्माण की बात करें अपने तो उसके कुछ नियम होते हैं। देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से निकलती है? मुख्य फोकस से निकलती है। ठीक है, पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम यदि अपन बात करें कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, अगला नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ के ऊपर क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। ठीक है, उसी पथ के ऊपर वापस चली जाती है। और अगला नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण तिर्यक दिशा में आपतित होती है तो परावर्तित भी है वो तिर्यक दिशा में होती है। तो आपको याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि आएगी तो मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों काम में लिया जाता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो भाई, इस क्वेश्चन का तो आप जल्दी से जवाब दे दो कि खतरे का जो सिग्नल होता है वो लाल क्यों होता है? खतरे का जो सिग्नल होता है वो लाल क्यों होता है? ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो देखिए, प्रकाश की घटना होती है जिसका नाम होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना।
ठीक है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, ठीक है। यदि कम फैलेगा तो दूर तक दिखाई देगा, इसीलिए प्रकाश के खतरे का रंग जो होता है वो कैसा होता है? लाल सिग्नल काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए ये दूर तक दिखाई देता है, ठीक है। चलिए भी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। दीजिए भाई जवाब। निम्न में से कौन सा जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? बताइए भाई। आकाश का नीला दिखाई देना, खतरे का रंग लाल होना, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, या तारों का चमकना। जल्दी से अपना जवाब दीजिए भाई। कौन सा प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, रट लेना है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है, खतरे का रंग लाल होना प्रकाश का प्रकीर्णन है, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है, लेकिन तारों का चमकना जो है वो कैसी है घटना है? वो ये है अपवर्तन, ठीक है। तारों का चमकना कैसी घटना है? अपवर्तन है, ठीक है। चलिए भी अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। स्नेल का जो नियम होता है, स्नेल का जो नियम होता है वो प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? दीजिए जवाब। स्नेल का जो नियम होता है वो प्रकाश की किस घटना से संबंधित होता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण, ठीक है। तो इसको आपको सीधा सा याद रखना है, ये संबंधित होता है किससे? अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। बताइए भी। निम्न में से प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। दिन की अवधि 2 मिनट बढ़ जाना, पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ी दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना या हीरे का चमकना। बताइए भी, जल्दी से जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सी है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरे का चमकना। क्यों? क्योंकि हीरे का जो चमकना है वो कैसी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का चमकना कैसी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और बाकी सारी क्या है? अपवर्तन की घटना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि दिन की अवधि जो होती है वो सुबह और शाम दोनों मिला के कुल कितनी बढ़ जाती है? 4 मिनट बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपन कहते हैं कि ये घटना है वो अपवर्तन से संबंधित होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो अपवर्तन नहीं होता है, तो ये घटना क्या कहलाती है? दीजिए भी जवाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि आपतित कोण, देखो आपतित किरण वो होती है जो टकराती है, ठीक है। परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण होती है जो अपवर्तन या परावर्तन के बाद होती है। तो बताइए आप कि ये घटना क्या कहलाती है? यदि आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो अपवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो बताइए ये घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। यानी वस्तु के अंदर ही, ये मान लो कोई वस्तु है पानी की बूंद जैसी होती है, तो परीक्ष जो आई बूंद और टकरा के इसी के अंदर परावर्तित हो गई, तो ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। बताइए भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश तंतु, मरीचिका, कांच में पड़ी दरार का चमकीला दिखाई देना, या टिंडल प्रभाव। बताइए भाई, निम्न में से कौन सी है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। प्रकाश तंतु, मरीचिका, कांच में पड़ी दरार का चमकना, या टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा टिंडल प्रभाव, ठीक है। क्यों? क्योंकि टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, ठीक है। टिंडल प्रभाव जो है वो किसका उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। बाकी प्रकाश तंतु, मरीचिका और जो कांच में पड़ी दरार का चमकना, हीरे का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था पीछे कि रेगिस्तान के अंदर है वो गर्मियों के मौसम में पानी सा दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो वो होती है मरीचिका, ठीक है। और मरीचिका है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए प्रकाश की किस घटना का उपयोग किया जाता है? दीजिए भी जल्दी से अपना जवाब दीजिए। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए प्रकाश की किस घटना का उपयोग किया जाता है? दीजिए जवाब, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए पहले तो उस उपकरण का नाम बताता हूँ। उस उपकरण का नाम है प्रकाश तंतु। क्या नाम है? प्रकाश तंतु, जिसका उपयोग कर मनुष्य के शरीर के आंतरिक
भागों का और है वो परीक्षण किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, कई बार सीधा सा नाम प्रकाश फाइबर भी इसका नाम आ जाता है, ठीक है। और प्रकाश तंतु जो होता है वो किस घटना पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश तंतु का उपयोग किया जाता है और प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, तो उस घटना का नाम क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? देखिए, उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, ठीक है। दोनों ओर मुख्य फोकस होती है, ये एफ, ये एफ, ठीक है। ये F1 है, ये F2 है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और अपवर्तन के बाद मुड़ेगी तो कहाँ से निकलेगी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरी ओर मुख्य फोकस से, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरी ओर मुख्य फोकस से। देखो, प्रकाश से लेंस जो है उसके अपवर्तन के कुछ नियम है, तो आपको याद रखना है क्या क्या नियम है। देखो, पहला नियम तो यही हो गया कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। दूसरा नियम है कि इस साइड से यदि मुख्य फोकस से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। और तीसरा नियम है कि यदि यहाँ होता है प्रकाशीय केंद्र O, यदि प्रकाशीय केंद्र O पर आपतित होती है प्रकाश किरणें तो बिना अपवर्तन के सीधी ही निकल जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरी ओर मुख्य फोकस से। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? दीजिए भी जवाब। लेंस की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के अंदर पूछा भी जा चुका है। बताइए आप मुझे कि लेंस की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है डी से, ठीक है। ये होता है D बराबर 1/F, ठीक है। और आप कहोगे कि जिस लेंस की फोकस दूरी 1 होगी ना, उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी, ठीक है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी उसकी क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। D बराबर 1/F। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, लेकिन फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दी जाती है, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ फोकस दूरी हमको किस में लेनी है? मीटर में लेनी है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत है वो 1966 में दिया गया था, ठीक है। अब मैं 1666 में, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सिद्धांत है वो दिया किसने था, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत ये होता है कि अलग अलग प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। तो बताइए ये सिद्धांत दिया किसने था? तो ये सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। फोटोन सिद्धांत दिया था किसने? आइंस्टीन ने। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। रोमर ने प्रकाश का वेग बताया था। और प्लांक जो है ना, प्लांक ने दिया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। आपको ये भी याद रखना है, सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्वांटम सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था प्लांक ने, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए भाई, इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? जल्दी से जवाब दीजिए। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से धुंधली होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। या इंद्रधनुष अपवर्तन पर आधारित है? दीजिए जवाब। कौन सा कथन है वो इसका गलत है? दीजिए भाई, जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इंद्रधनुष अपवर्तन पर नहीं होती आधारित है, वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और आपको याद रखना है, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से क्या होती है? थोड़ी धुंधली होती है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग क्या होता है? अंदर की ओर। और द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग अंदर की ओर, बैंगनी रंग क्या होता है? बाहर की ओर होता है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है? दीजिए भाई जवाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है, कौन सा है वो प्राथमिक रंग नहीं है? बताइए भाई, कौन सा जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सफ़ेद। याद रखना, लाल, नीला और हरा, ठीक है। लाल प्लस नीला प्लस हरा, यदि तीनों को मिलाया जाता है ना, तब बनता है क्या? सफ़ेद रंग,
ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि सफ़ेद रंग जो होता है वो प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण आसमान में उड़ते हुए पक्षी व वायुयान की जो प्रकाश की किस घटना के कारण आसमान में उड़ते हुए पक्षी और वायुयान की छाया जमीन पर नहीं गिरती है? बताइए भाई, प्रकाश की किस घटना के कारण आसमान में उड़ते हुए पक्षी व वायुयान की छाया जमीन पर नहीं गिरती है? जल्दी से दीजिए, इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, तो इसका जवाब होगा विवर्तन। क्या होगा? विवर्तन। विवर्तन घटना होती है जिसके कारण प्रकाश की किरणें हैं वो किनारों की ओर फैल जाती है, ठीक है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, छाया नहीं बनती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की कौन सी घटना अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ रंगों में अंतर स्पष्ट करती है? बताइए भाई। प्रकाश तरंग जो होती है वो एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, हमें पता है। प्रकाश प्र से प्र याद रखना है आपको, प्र से प्र याद रखना है। प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है और ध्वनि तरंग जो होती है वो क्या होती है? प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ होती है और अनुदैर्ध्य कौन सी होती है? ध्वनि तरंग। अब आप बताओ इन दोनों के बीच में अंतर है वो किस घटना के द्वारा स्पष्ट होता है? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए भी, प्रकाश की कौन सी घटना अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर स्पष्ट करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवण। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवण। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है? दीजिए जवाब। प्रकाश की किस घटना के कारण साबुन का बुलबुला है वो रंगीन दिखाई देता है? किस घटना के कारण साबुन का बुलबुला है वो रंगीन दिखाई देता है? दीजिए भी जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यतिकरण। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? ठीक है, दीजिए भाई जवाब। देखिए, रेटिना पर इस कोई भी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक। रेटिना के ऊपर प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक। तो बताइए मस्तिष्क के ऊपर कितने समय तक प्रभाव रहता है? दीजिए भाई जल्दी से अपना जवाब दीजिए। ठीक है, रेटिना पे रहता है 1/10 सेकेंड तक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको यदि मस्तिष्क का पूछा जाए तो वो हो जाएगा 1/16 सेकेंड। ठीक है, मस्तिष्क पर 1/16 सेकेंड तक इसका प्रभाव रहता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शी नहीं है भाई, दूरदर्शन नहीं, दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी में और लेंस होते हैं। बताइए भाई, दूरदर्शी के अंदर जो लेंस है वो कैसे होते हैं? दोनों अवतल होते हैं, दोनों उत्तल होते हैं, एक समतल एक उत्तल होता है, एक अवतल एक उत्तल होता है? दीजिए भी जवाब। दूरदर्शी के अंदर है वो लेंस किस प्रकार के होते हैं? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए आप। दूरदर्शी में लेंस है वो किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों लेंस होते हैं उत्तल। रट लीजिए आप इस बात को, दोनों ही लेंस क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र का रंग कैसा दिखाई देगा? दीजिए भाई जल्दी से इसका जवाब दीजिए। यदि लाल रंग का वस्त्र है और कमरे के अंदर हरी लाइट आ रही है तो उससे लाल रंग का जो वस्त्र है वो आपको किस रंग का दिखाई देगा? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? काला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। कैलिडोस्कोप में किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? बताइए भाई, कैलिडोस्कोप के अंदर है वो किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? जल्दी से अपना जवाब दीजिए। समतल, उत्तल, बेलनाकार या अवतल? ठीक है, दीजिए भाई। कैलिडोस्कोप में किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? समतल, उत्तल, बेलनाकार या फिर अवतल? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा समतल दर्पण। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता कम करने के लिए किस घटना का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, प्रकाश की तीव्रता कम करने के लिए किस घटना का उपयोग किया जाता है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवण। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्रुवण। ठीक है, तो दोस्तों लाइट टॉपिक के अंदर देखो और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है वो बाकी है, इनको अपन है वो आगे जब टेस्ट सीरीज चलेगी, ठीक है, उनके अंदर जब अपनी
पूरे सिलेबस की टेस्ट सीरीज चलेगी तो उनको है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। बाकी यदि अपन न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको हर टॉपिक के, ठीक है, न्यूमेरिकल जो है मैं आपको हर टॉपिक के अलग अलग करवा दूंगा। हर टॉपिक के अलग अलग है वो न्यूमेरिकल। एक टॉपिक में जितने प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं उतने न्यूमेरिकल आपको ग्रुप डी से पहले पहले है वो करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जल्दी से बता दीजिए आपके कितने क्वेश्चन है वो 30 में से सही हो रहे हैं। आप जल्दी से बता दीजिए कि 30 में से कितने क्वेश्चन है वो आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी है वो सेशन से जुड़े हुए हैं वो एक बार अपने इस सेशन को है वो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जितने विद्यार्थी और आपके जानकार हैं उनसे शेयर कर दीजिए। प्रारंभ में कुछ विद्यार्थी जुड़े थे, बहुत कम विद्यार्थी, यानी 5-6 विद्यार्थी है जो लगातार, भाई शुरू से अपन कह रहा हूँ, जिस दिन से मैंने शुरू किया या फिर जिस दिन उनको पता चला तब से है वो लगातार जुड़े हुए हैं। बाकी कभी गायब हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो देखो ये बात सही नहीं है। अभी भी एनटीपीसी में आपको पता है कि 3 से 4 और कईयों में 4 से 5 तो है वो क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। लेकिन आप मान के चलना ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस जो है उसके अंदर पूरा का पूरा खेल है वो साइंस का ही होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखो मेंस, एनटीपीसी मेंस ये 2 साल की प्रक्रिया है, ठीक है। तो मेंस तक भाई 2 साल तक की प्रक्रिया है। उससे पहले अपना ग्रुप डी है, ठीक है। और अपने को पता है कि ग्रुप डी के अंदर 25 और क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली साइंस के है वो आने हैं। और इसके लिए अपने को साइंस है वो तैयार होनी ही चाहिए। और यदि एनटीपीसी की बात करें तो अभी 4 से यदि 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी अपने को बिना नॉलेज के लिए को नहीं होने वाले हैं। इसलिए आप बिल्कुल लगातार है वो देखते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में।